आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि वक्त आपका है। अब इस वक्त को आप जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। इसको आप सोना बना सकते हैं, यानी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड में, यानी इसको धन की तरह यूज कर सकते हैं, या इसको सोने में, यानी कि लगातार खोए रहने में, लगातार परेशानियों में, लगातार दुख में बिता सकते हैं। तो आप सोएंगे तो लगातार परेशानियां होंगी, लगातार दुख आपको होगा, और सोना बनाएंगे तो आपको जीवन में उन्नति मिलेगी, प्रगति मिलेगी और सफलता मिलेगी। तो आपके पास वक्त आपका है, और ये वक्त बिल्कुल लिमिटेड है। एक समय के बाद ये खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तब आपके हाथ में सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं रहेगा। तो अपने इस वक्त का बहुत अच्छे से यूज कीजिए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि अनलॉक 4 गाइडलाइंस के निम्न में से किन के शुरू होने के निर्देश दिए गए हैं? तो ये मेट्रो रेल के। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 अगस्त को। तीसरा प्रश्न, देश की पहली रोल ऑन रोल रेल सेवा का शुभारंभ कहां किया गया? तो इसका बेंगलुरु में। चौथा प्रश्न है कि भारत किस देश में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 में भाग नहीं लेगा? तो इसका आयोजन रूस में होना है। पांचवा प्रश्न है कि किस कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप के खुदरा और थोक कारोबार को खरीदा है? तो ये रिलायंस ने खरीदा है। छठवां प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना केरल में होगी। सातवां प्रश्न है कि शांति रक्षण बलों में महिलाओं की सहभागिता की वकालत करने वाले संयुक्त राष्ट्र के किस देश के प्रस्ताव में भारत सह प्रायोजक बना है? तो ये प्रस्ताव दिया था इंडोनेशिया ने। आठवां प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय ने बैंकों से रुपे कार्ड और यूपीआई से हुए लेन देन कब के बाद वसूल किए गए शुल्क तुरंत वापस करने को कहा है? तो 1 जनवरी 2020 के बाद के सभी शुल्क वापस करने को कहा है। नवा प्रश्न है कि उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान के चौथे दौर के तहत कितने नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी गई है? तो 78 हवाई मार्गों को मंजूरी दी गई है। और 10वां प्रश्न है कि चेस ओलंपियाड प्रतियोगिता में भारत को कौन सा पदक मिला था? इसमें भारत पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? और इनका नाम था प्रणब मुखर्जी। यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। हमारी तरफ से भी, एग्जाम गुरुजी परिवार की तरफ से भी प्रणब मुखर्जी को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। अब इनकी डिटेल देख लेते हैं क्या है। तो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है प्रणब मुखर्जी। ये 31 अक्टूबर को इनका निधन हो गया। 84 साल की इनकी उम्र थी। और मुखर्जी साहब जो थे वो 13वें भारत देश के राष्ट्रपति थे। 2012 से लेकर 2017 के बीच में इन्होंने काम किया था। इनके सम्मान में देश में 7 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की गई है। बढ़ेंगे आगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि भारतीय रेल ने कब तक अपनी सारी ऊर्जा उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है? यानी कि जितनी भी उसकी सौर ऊर्जा है, जितनी भी उसके यूज होता है ऊर्जा, उसके लिए वो सौर ऊर्जा से ही अपना लक्ष्य को पूरा करेगा। और ये लक्ष्य रखा है 2030 तक के लिए। यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत की रेल ने अभी तक 960 से अधिक स्टेशनों का सौर्यकरण कर दिया है। यानी कि वहां पर जो बिजली की आपूर्ति हो रही है वो सौर ऊर्जा के द्वारा हो रही है। रेलवे का 2023 तक 100% विद्युतीकरण हासिल करने का लक्ष्य है। यानी कि रेलवे की कई सारी लाइनें अभी भी जो होती हैं कोयला इंजन से चलती हैं, वहां पर अभी भी विद्युतीकृत लाइन नहीं पहुंची। तो जो रेलवे ट्रैक पर लाइन बिछाई जा रही है उसका 100% 2023 तक का सरकार ने निर्णय लिया है। वहीं 2030 तक 33 बिलियन यूनिट से अधिक अपनी सारी ऊर्जा उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि रेलवे जितनी भी यूज करता है एनर्जी, वो 2023 तक करीब 33 बिलियन यूनिट एनर्जी होगी और इसकी आवश्यक पूर्ति भी सौर ऊर्जा से की जाएगी। ये लक्ष्य किसने रखा है? भारतीय रेल ने रखा है। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे देश के प्रश्न की होगी कि मुस्तफा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो मुस्तफा अदीब जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो लेबनान के प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जर्मनी में लेबनान के राजदूत रहे हैं मुस्तफा अब्दीद। ये प्रमुख राजनीतिक प्रचारक और राजनीतिक समर्थन इन्होंने हासिल किया है। तो जर्मनी में लेबनान के जो राजदूत हैं मुस्तफा आदिब, ये एक राजनीतिक समर्थन इन्होंने हासिल किया है और उसके बाद ये देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं।
4 अगस्त को जब बेरूत बम धमाका हुआ था उसके बाद लेबनान में काफी आर्थिक संकट है और ऐसे समय से वहां पर देश गुजर रहा है और उसी के बीच में जो है वो एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे हसन दियाब, उनके नेतृत्व वाली सरकार ने अगस्त 2022 में 20 में राजधानी बेरूत में एक जो विस्फोट हुआ था उस पर गुस्से के बीच अपने पद को छोड़ दिया था। बात करेंगे लेबनान की, यहाँ की राजधानी बेरूत है। राष्ट्रपति माइकल आउन अभी तक हुआ करता था, अब होंगे मुस्तफा अदीब और मुद्रा होगी लैंड लेबनानी पाउंड। चलिए मैप में मैं आपको अब लेबनान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको लेबनान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पश्चिम में। ये पाकिस्तान, ईरान, इराक को क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ ये आपको दिखाई दे रहा होगा सीरिया, और सीरिया के ऊपर आप देखेंगे ये एक छोटा सा देश है लेबनान, जिसकी राजधानी समुद्र किनारे बेरूत स्थित है। तो इसकी सीमा जो लगती है इस तरफ सीरिया के साथ में, इस तरफ इसराइल के साथ में और इस तरफ भूमध्य सागर के साथ में लगती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि पहली तिमाही में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक घट गई है। तो भारत की जो जीडीपी है वो करीब 23.9% तक घट गई है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो चालू वित्त वर्ष जो है ये जो चल रहा है यानी कि 2020-21 और 2020-21 में पिछली तिमाही में देश की जीडीपी में करीब 29.9% की कमी आई है। पिछली साल की अपेक्षा 29.5% कम यहाँ पर हुआ है। पिछले 40 वर्षों में भारत में पहली बार जो था जीडीपी में कमी भारत में देखी गई है। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक ने इस साल की जो अर्थव्यवस्था उसका अनुमान लगाया है 3.2% का, जबकि आईएमएफ की बात करें तो इसने 4.5% का अनुमान लगाया है और एडीबी ने 4% की कमी आने का अनुमान लगाया है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि ओणम त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। तो ओणम एक त्योहार है जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है और दक्षिण भारत में भी ये केरल का त्योहार है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। हालांकि अब धीरे धीरे इसको जो है सभी लोग और देश विदेशों में भी मनाते हैं, तो इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो देश भर के अंदर 31 अक्टूबर को ओणम का त्योहार पूरे उत्साह के साथ जो है मनाया जा रहा है। ये आपको याद रखना 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और ओणम को खासतौर पर खेतों में जो फसल की अच्छी उपज है उसके लिए मनाया जाता है, तो यानी खेती से जुड़ा हुआ है त्योहार है। ओणम दक्षिण भारत में विशेष कर से केरल राज्य का त्योहार है, तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। ओणम पर खास तौर पर चावल, नारियल के दूध और गुड़ डालकर खीर बनाई जाती है और इसी का भोग लगता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की जो कि केरल है। तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये केरल है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पी विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर देखेंगे तो 9 सीटें हैं, विधानसभा की 141 सीटें हैं और प्रमुख नेशनल पार्क की बात करेंगे तो एरवाकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली है, पेरियार है, अनाईमुडी है, एरविकुलम है और माथी केतान भी है। ये थे हमारे प्रमुख बांध। बात करेंगे अब यहाँ के प्रमुख उद्यान, बात करेंगे प्रमुख बांधों की। तो इडुक्की बांध है जो कि पेरियार नदी पर बना है और पिछी बांध है जो कि मनाली नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात छठवें प्रश्न की होगी कि राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान यानी कि NIPFP इसका निदेशक नियुक्त किया गया है, तो इनमें से किन्हें इसका निदेशक बनाया गया है। तो ये बनाया गया है पिनाकी चक्रवर्ती, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अर्थशास्त्री है पिनाकी चतुर्वेदी, उनको राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान इसके निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। ये 15 अक्टूबर से अपना कामकाज संभालेंगे और उसके बाद चक्रवर्ती यानी कि काफी कुछ जगह से तोड़े मुड़े हुए जो हैं रतिन रॉय उनका स्थान ये लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने हाल ही में NIPAP इसके चेयरमैन पद का जो है संभाला था, ये आपको याद रखना है। यहाँ आपको याद रखना है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने हाल ही में NIPF के चेयरमैन का पद संभाला है। आगे बढ़ेंगे, बात राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान यानी कि NIPFP की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, मैराथन उर्जित पटेल है। आगे बढ़ेंगे, बात सातवें प्रश्न की होगी कि किस राज्य में 31 अक्टूबर 2020 से सी प्लेन सेवा शुरू की होगी, और ये सेवा शुरू होगी गुजरात से, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो पहली बार गुजरात के जो सिम्प्लेन सेवा है
राइट। यहाँ पर 31 अक्टूबर 2020 से ये शुरू किया जा रहा है और सिंपलेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिजर्व फ्रंट जो है वहां से गुजरात में केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिवर्सिटी तक निर्बाध और किफायती हवाई यात्रा प्रदान करेगा ताकि इसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो तो ताकि उसको रोका जा सके। तो सी प्लेन बेसिकली पानी में चलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कुछ शुल्क की जाने वाली सी प्लेन सेवा का संचालन डाई स्पेस जो स्पाइस जेट है वो अभी वहन नहीं कर सकती है, तो ऐसा भी माना जा रहा है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे गुजरात की। तो मैप में देख लीजिए, ये गुजरात है, यहाँ की राजधानी गांधीनगर है, राज्य मुख्यमंत्री यहाँ के विजय रूपाणी हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। वहीं लोकसभा की बात करें तो 26 सदस्य हैं, राज्यसभा की बात करें तो 11 सदस्य हैं, विधानसभा की बात करें तो 182 सदस्य हैं और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो गिर नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, बसंता नेशनल पार्क है और गल्फ कच्छ नेशनल पार्क यहाँ पर है। बात करेंगे यहाँ के प्रमुख बांधों की, तो उकाई बांध है जो कि ताप्ती नदी पर है, धारुई बांध जो कि साबरमती नदी पर है और सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुभारंभ किया। तो इसका जो उत्तर है वो सही है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसमें इस प्रकार की योजना शुरू की है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू मेजर ध्यानचंद विश्वास पथ योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के राज्य के 19 जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके घरों तक पानी और पक्की सड़क जो है पहुंचाई जाना है। इन योजना में लाभान्वित होने वाले जो खिलाड़ी होंगे उनको आने वाले 191 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में भारतीय तेज गेंदबाज जैसे भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफी, ये जो है वो आपको याद रखना कि जिनके घर तक ये पक्की सड़क और नाली पहुंचाई जाएगी। बढ़ेंगे आगे, बात उत्तर प्रदेश की देख लेंगे। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यहाँ की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ये आपको याद रखना है। लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 300 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हो जाती हैं, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे यहाँ पर विधान परिषद की। तो विधान परिषद यहाँ पर 100 सीट्स हैं। अब प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर है, नेशनल चंबल अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और नवाबगंज पक्षी विहार है। प्रमुख बांधों की बात करेंगे यहाँ पर रिहंद बांध जो कि इंद्रावती नदी पर बना हुआ, माता टीला बांध जो कि बेतवा नदी पर बना हुआ है और जिरगो बांध जो कि जिरगो नदी पर बना है। आगे बढ़ेंगे, बात 90 प्रश्न की होगी कि टूर दी फ्रांस प्रतियोगिता में फाइनल में किसने नाम दर्ज की है, और ये दर्ज की है अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने तो साइकिल प्रतियोगिता का वार्षिक एकाधिकरण चरण साइकिल दौड़ का शुरुआती चरण इनके द्वारा जीत लिया गया है और टूर दी फ्रांस फ्रांसीसी में के रिवेरा शहर से नीस के बीच में आयोजित हुआ है। कोविड-19 के कारण इसका दूर से ही 2 महीने की देरी इस पूरे कार्यक्रम में हो गई है और 1903 में अपनी स्थापना के बाद से दौड़ते युवा 2 विश्व युद्ध के दौरान रद्द की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। इससे पहले अभी तक कभी भी ये प्रतियोगिता रद्द नहीं की गई है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की। भारत के किस पूर्व एथलेटिक कोच का निधन हो गया है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 दिया जाना था, और ये निधन हो गया पुरुषोत्तम राय का, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। भारत के पूर्व एथलीट और कोच पुरुषोत्तम राय, इनका निधन हो गया है और इनके नाम की घोषणा की गई है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए अन्य विजेताओं के साथ 2020 के द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिए दी गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि इनको एक्चुअल में क्या किया गया था कि इस बार द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाना था। राइट, ये एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले कर्नाटक के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं और इन्होंने 1987 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 1988 के एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप और 1999 के SAAFS गेम के लिए भारतीय टीम को जो है प्रशिक्षित किया गया था। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि कौन सा शहर चौथी बार भारत का सबसे साफ शहर घोषित हुआ है, और ये कारनामा किया है इंदौर ने। आज का हमारा सवाल है कि हाल ही में ब्रिटेन में महात्मा गांधी का चश्मा कितने करोड़ में नीलाम हुआ है। तो इसमें से मुझे बताइएगा कितने करोड़ में नीलाम हुआ है, और ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।